Hello friends, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. This is our new educational YouTube channel for school students and who are preparing for competitive exams. Now here we are covering class 6 to 12 all subjects. मेरा नाम है गीता नायक और आज से मैं चैप्टर 1 रिसोर्सेज जो है क्लास 8 NCERT सोशल साइंस जियोग्राफी के अंदर वो पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए टिल द एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमारा जो चैप्टर 1 है रिसोर्सेज, तो पहले रिसोर्स क्या है उसके भी जानने के पहले हम ये जानेंगे कि हम रिसोर्स क्यों पढ़े, इस चीज़ को हमारे बुक में क्यों डाला गया है। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, उसके साथ साथ पैरेलल हम ये भी देखेंगे कि हम ये रिसोर्स के बारे में जाने क्यों। हर चीज़ पढ़ने के पहले ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि हम ये चीज़ को क्यों जानें, तभी हम बाकी सारे चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब आप इसका रीज़न देखिए जो मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप पहले ये सोचिए, आप रिसोर्स मतलब क्या समझते हो। रिसोर्स मतलब क्या सिर्फ पैसे रहना या फिर गोल्ड रहना या फिर जो भी फर्नीचर मटेरियल्स थिंग्स होते हैं वो रहना को रिसोर्स बोला जाता है क्या सिर्फ आपके लिए? अगर हाँ तो गलत हो आप, क्योंकि रिसोर्स मतलब ये होता है, अगर हम एक्चुअल में देखना चाहें कि रिसोर्स क्या होता है और इसके बारे में हम क्यों पढ़े, क्यों इस चीज़ को हमारे बुक के अंदर डाला गया है। जैसे कि आप सोचो थोड़ा कि आप जिस जगह के ऊपर रहते हो उस जगह को क्या बोला जाता है? लैंड बोला जाता है। ये एक रिसोर्स है। आप जो पानी पीते हो वो एक रिसोर्स है जिसको नेचर ने पहले से ही हमें दे के रखा है, हमें उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो एयर को ब्रीथ करते हो तो वो भी हमें नेचर दे के ही रखे हैं। और क्या क्या है, आप जो फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, वो कहाँ पे उगता है, किसके अंदर से उगता है? सॉइल के, मिट्टी के अंदर से उगता है। तो सोचिए सॉइल का कितना पावर है कि वो हमें वो खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली अगर इन टर्म्स ऑफ एक्चुअलिटी हम अगर देखें तो रिसोर्स ये सारे चीज़ को ही बोला जाता है। हम जो जो चीज़ बनाते हैं जैसे कि पैसा, गोल्ड, मिनरल्स के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब भी रिसोर्स है। लेकिन कुछ और चीज़ भी है रिसोर्स जिसको हम एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, हम उसका मिसयूज़ करते हैं, हम उसमें पॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं। तो ये सारे चीज़ को समझने के लिए, और ये सारे चीज़ों से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि एयर है हमारे सराउंडिंग, सॉइल है जहाँ से फसल उगता है, जो जिससे हम खाना खाते हैं, पानी है, हमारे बॉडी के 60% से ज़्यादा चीज़ पानी को मतलब बनाने के लिए पानी ज़रूरत है। तो सोचिए पानी कितना बड़ा रिसोर्स है, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है या फिर हमें वो एहसास ही नहीं है कि ये सारा रिसोर्स है और एक्चुअल में यही रिसोर्स है ज़िंदा रहने के लिए जो नेचर ने हमें ऑलरेडी दिया है। वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, रेन, ये सारा रिसोर्स है। तो हम जो चीज़ों को रिसोर्स बोलते हैं सिर्फ वही रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो हमें बाकी चीज़ों को भी देखना है, एक एहसास अपने अंदर डेवलप करना है जो जो चीज़ एज अ रिसोर्स हमें एनवायरनमेंट ने दे के रखा है और जिसका अब हम मिसयूज़ कर रहे हैं, या फिर जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा हम उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। तो क्या होगा इन फ्यूचर, जब हमारे फ्यूचर जनरेशन्स आएंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। अगर हम अभी बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर जो जनरेशन आएगा उसे पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी भी एक हद तक लिमिटेड है। हम ये सारी चीज़ों को इस वीडियो के थ्रू आज अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये था हमारा मुद्दा कि हम ये रिसोर्स के बारे में क्यों पढ़े, क्योंकि हमारे सराउंडिंग जो जो चीज़ है जो हमें अपने लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करता है
उन सारे चीज़ों के बारे में हमें केयर करना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि भगवान ने हमें ये सब दिया है, क्योंकि ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है, जिसे हम रिसोर्स एक्चुअल में नहीं सोचते हैं, और जिसे हम रिसोर्स समझते हैं वो भी रिसोर्स है, लेकिन ये सारे चीज़ भी रिसोर्स है। ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है। अब हम अपने बुक के थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू रिसोर्स को देखेंगे। तो होप समझ में आया होगा कि हम क्यों रिसोर्स के बारे में पढ़े, ये समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ रिसोर्स। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। तो कोई भी चीज़ को हम रिसोर्स बोलने के लिए उसके अंदर कुछ फीचर्स होना चाहिए। वो फीचर्स क्या है? जो सबसे वाइटल इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज़ सेटिस्फाई आवर नीड्स। मतलब आप अपने सराउंडिंग जो जो चीज़ देखते हो, वो चीज़ को हम रिसोर्स तब बोलेंगे जब उस चीज़ का एक क्वालिटी होगा, पावर होगा। वो पावर क्या है? वो पावर है हमारे इंसानों का, ह्यूमन का जो नीड है उसका पूरा करने का पावर होगा। वो चीज़ हमारा कोई काम में आएगा, हमारा कोई नीड को पूरा करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तभी हम उस चीज़ को रिसोर्स बोलेंगे। इसीलिए हमारे सराउंडिंग कोई कोई चीज़ होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि ये रिसोर्स नहीं है हमारे लिए, हम सोचते ही नहीं कि वो रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे काम में नहीं आता है। फिर क्या है? विच कैन बी ये हुआ। फिर हुआ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। अब वो जो चीज़ है जिसे हम रिसोर्स बोलेंगे वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसे हम एक्सेस कर पाना चाहिए, और ये टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी के मदद से हम उसे मॉडिफाई भी कर पाते हैं। फिर इकोनॉमिकली फिजिबल का फीचर्स आता है रिसोर्स के अंदर। जिस चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं उसका कोई ना कोई डेफिनेटली वैल्यू होता है, या तो इकोनॉमिक होता या फिर नॉन इकोनॉमिक होता। ये चीज़ भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे इकोनॉमिकली फिजिबल के बारे में बोला गया है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए। फिर है हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब उस चीज़ को हम रिसोर्स तभी कंसिडर करेंगे जब हमारा जो खुद का कल्चर है उसे एक्सेप्ट करेगा, तभी हम उसे रिसोर्स बोलेंगे, अदरवाइज़ हम उसे रिसोर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है गाइस, ये डेफिनेशन मैंने क्लास 10 के बुक से उठाया है, क्योंकि क्लास 8 में हम जो जो चीज़ पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, सेम चीज़ हम 10 में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, बुक में सिर्फ बेसिक्स के लिए दिया गया है, और 10 में सारा चीज़ इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो रिसोर्स का डेफिनेशन होप समझ में आया होगा। अब हम इसका एक एक फीचर्स को इन डिटेल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला जो हमारा फीचर है दैट इज़ यूटिलिटी। ये वाला फीचर, यूटिलिटी मतलब जैसे पहले कहा था कि वो हमारा काम में आना चाहिए। कोई अगर मटेरियल थिंग है जो हमारा काम में नहीं आता है तो वो रिसोर्स नहीं है, तो उस चीज़ का यूटिलिटी पावर होना चाहिए, यूजेबिलिटी पावर होना चाहिए, मतलब हमारे नीड को पूरा करना चाहिए, जो पहले भी मैंने बोला है। फिर उस चीज़ का वैल्यू होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक या फिर नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ऐसे समझिए, जैसे कि गोल्ड है, जैसे डायमंड है, कोई मेटल का थिंग है, तो उसका क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू है। और नॉन इकोनॉमिक मतलब आप कहीं घूमने गए हो और वहाँ पे आपने एक बहुत सुंदर एक लैंडस्केप देखा, झरना देखा, माउंटेन देखा, कुछ भी देखा, देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हो, मेंटली बहुत सेटिस्फाई हो, तो वो क्या है? उस टाइम पे वो चीज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है, आपसे उसका कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन आप अच्छा फील कर रहे हो, बेटर फील कर रहे हो, मेंटली रिलैक्स हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि उस लैंडस्केप का इम्पोर्टेंस है हमारे ज़िंदगी में, तो वो है हमारा नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ये वैल्यू का पॉइंट है। फिर है हमारा टाइम। टाइम मतलब टाइम के साथ साथ जो चीज़
ऐसे ही मतलब नॉर्मल था जिसे हम रिसोर्स नहीं बोलते हैं, टाइम के साथ साथ वो चीज़ रिसोर्स बन सकता है। मतलब अगर आपने कुछ देखा होगा अपने सराउंडिंग, जो चीज़ को हम रिसोर्स नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका वो इन फ्यूचर भी रिसोर्स नहीं बन सकता है, बन सकता है। टेक्नोलॉजी के मदद से कुछ अलग तरीके से उस चीज़ को हम इन फ्यूचर रिसोर्स बना सकते हैं। और जो चीज़ अभी कम रिसोर्सफुल है, टाइम के साथ साथ वो और भी रिसोर्सफुल बन सकता है। इस चीज़ को हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम थोड़ा ब्रीफली टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं, फिर टाइम टेक्नोलॉजी को एक साथ पढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी तो मेन है रिसोर्स को उसका टैग देने में कि वो रिसोर्स है। जैसे कि एक रिवर फ्लो कर रहा है, ये पहला वाला पिक्चर देखिए। यहाँ पे एक रिवर, माउंटेन के बीच से एक रिवर फ्लो कर रहा है, ऐसा। यहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है, वो एकदम सिंपल से अपने मिजाज से फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट वाला पिक्चर में देखिए, यहाँ पे बीच में एक डैम बना दिया जाता है। यहाँ पे सपोज एक डैम बना दिया गया। अब क्या हुआ, रिवर जो यहाँ से इस साइड फ्लो कर रहा था, वो एक बैरियर फेस करेगा। इस साइड का पानी इस साइड नहीं जा पाएगा, यहीं तक आके वो अटक जाएगा। अटक जाने के वजह से सब पानी यहीं आके अटकेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ट्रिमेंडस प्रेशर होगा, ठीक है। अब किसी कारण इस बैरियर को हटाया जाता है, तो क्या होगा, यहाँ का जो पानी जमा हुआ था वो बहुत ज़ोर से फ्लो करेगा, इतना ज़ोर आप सोच भी नहीं सकते हो। तो वो जो इतना ज़ोर से फ्लो कर रहा है, उसका पावर को हम यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जो रिवर पहले नॉर्मली फ़्लो करता था, उसके सामने आप एक डैम या बैरियर बना के फिर उसे हटाने के बाद जो एक नया प्रेशर वो दे रहा है, उसके मदद से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, पैदा कर रहे हो। तो आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके रिवर का जो वाटर है उसे और भी मोर रिसोर्सफुल बना रहे हो। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है कोई चीज़ को रिसोर्स बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे ये जो टाइम और टेक्नोलॉजी है, ये एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड है। इन दो चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करता है, नीड ऑफ द पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। नीड ऑफ द पीपल के ऊपर डिपेंड करके टाइम और टेक्नोलॉजी के मदद से हम इंसान अपना आइडिया, नॉलेज, डिस्कवरी, इन्वेंशन के थ्रू बहुत सारे चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि फायर से कुकिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है, मतलब एक टाइम था जब हम सब आदिम मानव थे, जब हम आग का यूज़ नहीं जानते थे, तो हमने समहाउ पत्थर से पत्थर घिसा, एक आग का चिंगारी उठा वहाँ से, तो ये क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुआ। वो इन्वेंशन आज के टाइम पे आप देखिए कुकिंग में यूज़ किया जाता है। तो आप सोचिए, थोड़ा रिलेट करिए कि कितना बड़ी बात है ये चीज़। फिर क्या है, व्हील टू ट्रांसपोर्ट, मतलब चक्का जो बना था, एक टाइम पे चक्का भी एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर वो बना किसी तरीके से, किसी के माइंड से वो आइडिया जनरेट हुआ, वो बना। अब वो चीज़ हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, मतलब 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऐसे करके ट्रेन, इतना कुछ में हम उस चक्का का इम्प्लीमेंट किए हैं। तो ये क्या है, टाइम और टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, कैसे हम चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। किसके मदद से, हमारे नीड ऑफ द पीपल के मदद से, और उसके अंदर है हमारा खुद का आइडिया, नॉलेज, डिस्कवरी, इन्वेंशन। इंसान का जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ है, वो हमेशा कुछ ना कुछ खोज में लगे हुए रहता है, और ऐसे ही कोई भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो अपना लाइफ को और भी बेटर, स्मूथ बनाना चाहता है। फिर क्या है, ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन। अब ये सारा काम कौन कर रहा है, कोई चीज़ को रिसोर्स का टैग दे रहा है कि हाँ ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स नहीं है, ये टैग कौन दे रहा है, कोई एनिमल तो नहीं दे रहा है, हम इंसान दे रहे हैं, ठीक है। हमारे लाइफ से ये सारा चीज़ें जुड़े हुए हैं। तो ह्यूमन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है रिसोर्स का डेवलपमेंट में। और यहीं पे बता देती हूँ कि ह्यूमन खुद ही में एक रिसोर्स है, क्योंकि ये सब बनाता है। उसके अंदर, इंसानों के अंदर माइंड है, माइंड का बहुत एक गुण बोल सकते हैं कि उसका हर वक्त क्वेरी रहता है कि उसे ये जानना है, वो जानना है। इसी मदद से वो चीज़ों को, नया नया चीज़ें बनाते जाता है। और ऐसे ह्यूमन खुद में इसीलिए एक रिसोर्स है, क्योंकि उसके अंदर माइंड है। उसके साथ साथ
ह्यूमन बहुत सारे रिसोर्सेज बनाता है। जैसे कि पहले मैंने बोला था, जो नॉन नेचुरल रिसोर्सेज है, मेटल की चीज़ें हैं, फिर आपका जो टॉय है या फिर कुछ भी है, वो सब हम ही ने, इंसानों ने बनाया है। तो और उसे हमने नाम दे दिया है रिसोर्स, क्योंकि वो हमारे काम में आता है। तो ये था हमारा सारा फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। अब नीचे जो फ्लो डायग्राम बनाया गया है उसे ध्यान से देखिए। एक चीज़ को हम कब रिसोर्स बोलेंगे? फर्स्ट उसका यूटिलिटी या यूजेबिलिटी पावर होना चाहिए, मतलब वो चीज़ हमारा काम में आना चाहिए। अगर काम में आ रहा है तो उसका मतलब उसका कोई वैल्यू है। अब देखिए वो वैल्यू इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। अगर कोई भी वैल्यू है, इकोनॉमिक हो या फिर नॉन इकोनॉमिक हो, तो हाँ, हम उसे रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। रिसोर्स का कितना सारा टाइप होता है ये हम जानेंगे। बेसिकली रिसोर्स दो टाइप का होता है, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। वन बाय वन ये सारे चीज़ों को हम इन डिटेल देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स में है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल मतलब जहाँ यहाँ पे पेड़ का पिक्चर दिया है मैंने, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल, एक इंसान एक खदान में कुछ खोद रहा है, कोल लाने के लिए या फिर कोई और मेटल लाने के लिए वहाँ से, तो वो खोद रहा है। ये है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल। फिर है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में पहले ही बोला है कि इंसान खुद ही में एक रिसोर्स है, और इंसान बहुत टाइप का रिसोर्स बनाता है, इसीलिए ये भी एक टाइप का रिसोर्स के कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Example, wind, soil, water, sun, etc. तो जो भी रिसोर्स हम नेचर से लेते हैं, नेचर हमें देते हैं, वो सभी को नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, और उन्हें ज़्यादा हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं बोल के भी प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है, इसलिए हमें जानना पड़ रहा है कि हाँ रिसोर्स है क्या, पढ़ो। ठीक है, तो हम इंसानों को उसे कम मॉडिफाई करना चाहिए। जैसे कि विंड, सॉइल, वाटर, सन एट्सेट्रा ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये सब चीज़ों को नेचर ने एज अ फ्री गिफ्ट हमें दे के रखा है। अब हम जो पहले पढ़ा था हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, उसके अंदर दो चीज़ आता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब डिफरेंस के मदद से हम ये चीज़ को समझेंगे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इससे हम ये दोनों को ठीक से क्लियरली जानेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है देखते हैं। रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। हम वो चीज़ को रिन्यूएबल मतलब वो सारे नेचुरल रिसोर्स को रिन्यूएबल बोलेंगे जो चीज़ बहुत जल्दी रिन्यूड हो सकता है और रिप्लेनिश्ड होता है, रिप्लेनिश्ड होके वापस आता है, क्विकली आता है। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट अगर आप काटोगे तो वो अपने आप फिर से नेचर वैसे बनाया है कि वहाँ पे कुछ फिर से कोई झाड़ वहाँ पे उग के आएगा। मतलब ये भी काटने का एक लिमिट होता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसके मतलब डिफॉरेस्टेशन सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उस नेचर ने उसे ऐसा बनाया है कि आप कहीं पे घास काटोगे तो वो अपने आप कुछ दिन बाद वहाँ से उग के आएगा। ठीक है, जल्दी मतलब जल्दी वो वापस से उस जगह को जैसे पहला था वैसे वापस बन सकता है। इसी को रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड बोला जा रहा है। उसके ऑपोजिट अगर हम देखेंगे नॉन रिन्यूएबल में, वंस द स्टॉक्स आर एक्सहॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अदर हैंड साइड, अगर हम कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसको वापस पाने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टाइम लगता है, वापस उसको उसके पहले वाले पोजीशन में वापस लाने के लिए। तो ये हमारा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर हमारा रिन्यूएबल में और एक क्या पॉइंट है, सम ऑफ दिस अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, सोलर, विंड एनर्जी एट्सेट्रा। अब रिन्यूएबल रिसोर्स में कुछ कुछ रिसोर्सेस है जो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ते उनके ऊपर, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एट्सेट्रा।
और एग्जाम्पल देखेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या क्या होता है, यही है हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और एक है रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर दैट इज स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज मतलब उसका थोड़ा ख़त्म हो जाने का चांस दूसरों जैसे सोलर और विंड एनर्जी है उसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे कि फॉरेस्ट और वाटर को हमने स्टॉक के अंदर रखा है, मतलब इंसानों का तो नीड कभी ख़त्म नहीं होगा, पूरा नहीं हो सकता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्या इसके वजह से क्या होता है कि कुछ कुछ रिसोर्सेज है उसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट को क्लियर करके हम वहाँ पे बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है। फिर वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो पानी एक टाइम आ सकता है कि जब हमें पानी ना मिले, फ्यूचर जनरेशन वो दिन देख सकता है। तो इसीलिए कुछ कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिसे हमने स्टॉक के अंदर रखा है कि हाँ ये वल्नरेबल है, अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चांसेस है कि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही ट्री का, और यहाँ पे मैंने सोलर एनर्जी का जो पिक्चर है वो यहाँ पे लगाया है रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर। नॉन रिन्यूएबल में ये इसके अंदर भी जो स्टॉक का मैटर है यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है, मतलब वो जो स्टॉक है बहुत कम है। जैसे कि कोल, फिर हमारा पेट्रोलियम, फिर डीजल, ये सारा जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कम है। और ये मतलब बनने के लिए, एक लेयर ऑफ कोल बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगता है। तो इसीलिए हमें इन सभी को और ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में डिफरेंस। होप समझ में आया होगा। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रीफली आइडिया ही काफ़ी रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की कौन सा चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो आप थोड़ा देखिएगा अपने किताब में। वहाँ पे लिखा हुआ है कि टेरेन के ऊपर डिपेंड करता है, फिर हमारा जो लैंड का हाइट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, एट्सेट्रा। तो कहाँ मतलब हमारा जो ये रिसोर्सेस है वो पूरे अर्थ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आप मिनरल्स को देखेंगे, कोल को देखेंगे, पेट्रोलियम को देखेंगे, तो क्या पूरे अर्थ में हर जगह पे नहीं पाया जाता है। कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कोल ज़्यादा मिलता है, फिर दूसरे कोई एरिया में पेट्रोलियम ज़्यादा मिलता है। तो उसका रीज़न है वहाँ का क्लाइमेट, फिर वहाँ का जो टेरेन है, टेरेन मतलब वो जो जगह है वो ऊंचा नीचा है या प्लेन है, उस चीज़ को टेरेन बोला जाता है। फिर उसके साथ साथ हाइट क्या है, ज़्यादा हाइट है वो जगह का, कम हाइट है वो जगह का, इन सारे चीज़ों को बोला जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश किया है मैंने कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सारे फैक्टर्स दायी है और ये अर्थ के हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी था वो था हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन की कैटेगरी के अंदर दो चीज़ आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब इसे वन बाय वन देखेंगे। हमारे बुक में जो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बोला गया है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर्स, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल, दो देयर आर differing views regarding treatment of human as a resource. One cannot deny the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. अब बताइए कि हम क्यों खुद को रिसोर्स बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास सोचने की ताकत है, हमारे पास मेंटल एबिलिटी है, फिज़िकल ताकत है कि कोई चीज़ को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी के मदद से। यहाँ पे मैं और एक चीज़ थोड़ा बताना चाहती हूँ जो टाइम के पर्सपेक्टिव में मुझे बताना चाहिए था कि बुक में जो हमारा पूरा कहानी स्टार्ट हो रहा है ना रिसोर्सेज का, वो 3 कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा था। मोना, राजू और उसके मदर, वो लोग क्लीन कर रहे थे रूम, फिर बोल रहे थे कि रिसोर्स क्या होता है। मम्मी उन्हें समझा रही थी कि देखो कौन सा रिसोर्स है और कौन सा रिसोर्स नहीं है। वहाँ पे बोला गया था कि टाइम के साथ साथ चीज़ें कैसे रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके बहुत सारे होम रेमेडीज़ होते हैं, घरेलू नुस्खा होते हैं कोई भी बीमारी को ठीक करने का, जिसका आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसका पेटेंट लेके, पेटेंट मतलब जिसने जो चीज़ बनाया है उसका ऊपर उसका खुद का राइट,
ठीक है। पेटेंट मतलब खुद का राइट होता है। पेटेंट लेके अगर किसी मेडिकल फार्म को बेचा जाए, अगर वो फार्म उसे खरीदता है तो क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो जो चीज़ अभी रिसोर्स नहीं था वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो रहा है और वो फार्म उसे पैसे के एक्सचेंज में खरीद ले रहा है। तो ये ऐसे ही टाइम के साथ टेक्नोलॉजी, फिर जिसके पीछे हमारा ह्यूमन थिंकिंग है, ब्रेन है, मेंटल पावर, फिज़िकल पावर, ये सभी लगे हुए हैं कोई भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे यही बताया गया है कि हमारा जो ह्यूमन का क्वांटिटी है, नंबर है, अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा, मेंटल और फिज़िकल पावर बढ़ेगा। अब बात यहाँ पे पॉइंट ये है कि उसे सही तरीके से हमें यूज़ करना आना चाहिए, तभी वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने का मतलब मेंटल और फिज़िकल पावर बढ़ रहा है, हमारा थिंकिंग करने का पावर आ रहा है और हम कोई भी चीज़ को, कोई भी मटेरियल थिंग को हम रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे वैल्यू दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला एक डायग्राम देखिए। यहाँ पे ये एक साइंटिस्ट है, ये जो लेडी है वो न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि कहीं पे क्रॉप्स जो है ना वो ड्रॉट के वजह से जल चुका है। फिर वो सोचती है कि वो इसके लिए क्या कोई सल्यूशन ला सकती है, उसे कोई सल्यूशन ऐसा मिलता है, दैट इज़ इट, वो सल्यूशन निकालती है। फिर वो जाके वो फार्मर्स को बता देती है। अब फार्मर्स सभी को आके उसे थैंक्स बोल रहे हैं। तो वो बोलती है, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एडुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सल्यूशन। वो बोलती है कि थैंक्स मुझे नहीं, थैंक्स नॉलेज, एडुकेशन और स्किल को करिए, क्योंकि उसी ने मुझे एक सल्यूशन निकालने में हेल्प किया है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इंसान है, वो जो साइंटिस्ट है वो खुद ही में एक ह्यूमन रिसोर्स है और वो अपने ब्रेन की मदद से, अपने डिस्कवरी के थ्रू एक सल्यूशन निकालती है और जाके हमारे इंसानों की कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करती है, हेल्प करती है। तो ऐसे ही रिसोर्स का, ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियरली बताने के लिए कोशिश किया है। नीचे लिखा है, रीड एंड पॉन्डर, पढ़िए और सोचिए, ह्यूमन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम इंसान एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन, फार्मर मतलब कृषक, जो हमें खाना देता है, फूड ग्रेन्स देता है हम सभी को। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन, और हम साइंटिस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्रीकल्चर में बहुत सारा तरीका बताते हैं जाके फार्मर को, जिसके मदद से प्रोडक्शन बढ़ता है, ज़्यादा फसल उगता है। तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है वो देखते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब केयरफुली और टाइम देना कोई चीज़ को कि वो जो ख़त्म हो चुका है वापस से आ सके, अपने पुराने जो जगह है उस जगह को वापस से ले सके, उसे ही बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज के टाइम पे ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सभी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि हमें एक बैलेंस रखना चाहिए यूज़ ऑफ रिसोर्स के ऊपर, और जो हमारा फ्यूचर जनरेशन आएगा उनके लिए, उनका भी तो राइट है ना कि उन्हें भी रिसोर्स मिलना चाहिए। अगर हम अभी बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर लेंगे तो उन्हें वो नहीं मिलेगा, तो क्या हो रहा है, उनका अधिकार है कि उन्हें भी वो मिलना चाहिए। तो इन दोनों में हमें बैलेंस करना चाहिए कि अभी में जो हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें, और फ्यूचर में उन्हें जाते कम ना हो जाए रिसोर्स, तो उन दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अभी बहुत सारा तरीका है रिसोर्स को कंजर्व करने का।
ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। हर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है कंजम्पशन को रिड्यूस करके। कंजम्पशन मतलब हमारी जो भोग करने की चाहिदा है उसे बोला जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा एसी चाहिए, फिर उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम अपना कंजम्पशन को कम करें तो वो क्या होगा, रिसोर्स को कंजर्व होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगा। ऐसे ही आप सारी चीज़ों को देखिए, वाटर को देखिए, अदर्स चीज़ों को देखिए। जैसे अभी फसल ज़्यादा उगाने के लिए हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होता है। फसल बहुत ज़्यादा उगता है लेकिन उसके वजह से हमारा जो लैंड है, सॉइल का जो फर्टिलिटी पावर है वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे भी अगर हम कंट्रोल कर पाए तो ऐसे में भी क्या होगा, हमारा कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है और रिसोर्स कंजर्व हो रहा है। फिर हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कोई चीज़ को रीयूज़ करके भी रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। तो ये चीज़ें हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, इसीलिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है और हमें ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन डिटेल देखेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि हमें कुछ हैबिट लाने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कुछ प्रैक्टिसेस अपने अंदर लाने के लिए बोला जा रहा है, हमारे खुद के भलाई के लिए और हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के भलाई के लिए। तो उसमें क्या क्या आता है वो देखते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सारे फॉर्म्स ऑफ जो लाइफ है, मतलब एनिमल है, प्लांट है, सभी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे वर्ल्ड में सिर्फ हम इंसान नहीं रहते हैं, बाकी लिविंग क्रिएचर्स भी है, तो सराउंडिंग सभी के बारे में हमें सोचना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके साथ साथ हमारे इंसानों के जो लाइफ का क्वालिटी है उसे भी बेटर करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स विटालिटी एंड डाइवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत बार आपने सुना होगा कि वेस्टर्न घाट में कुछ स्पीसीज़, कुछ प्लांट्स वो क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। मतलब एक टाइम पे वो अर्थ में एग्जिस्ट करते थे, अभी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, जो ह्यूमन का एक्टिविटी है उसके वजह से वो लोग अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब अभी और नहीं है, नहीं पाए जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इससे हमारा जो डाइवर्सिटी है वो कम हो रहा है। डाइवर्सिटी मतलब हम जो इतने प्रकार के एनिमल है, फिर प्लांट है, स्पीसीज़ है, ये सारे प्रकार को एक साथ में डाइवर्सिटी बोला जाता है, तो वो रिड्यूस नहीं होना चाहिए, वो गलत चीज़ है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कंजर्व करना चाहिए हमारे डाइवर्सिटी को। फिर है मिनिमाइज़ द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज का। डिप्लेशन मतलब कम हो जाना, मतलब रिसोर्स का कम हो जाना को हमें कम करना है यहाँ पे। फिर है हमारा चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारा जो खुद का पर्सनल एटीट्यूड है, बिहेवियर है, प्रैक्टिसेस है एनवायरनमेंट के प्रति, उसे चेंज करना चाहिए। तो हमारे पूरे इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश किया गया है कि हम जो जो चीज़ों को रिसोर्स बोलते हैं वो तो रिसोर्स है ही, लेकिन उसके साथ साथ नेचर ने भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दे के रखा है, जिसका हम अभी मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं, और उसका क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। इसका इफ़ेक्ट दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे एनिमल के ऊपर आ रहा है, जिसके वजह से वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, डाइवर्सिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो हमें ये सारा चीज़ों का एहसास खुद के अंदर डेवलप करना चाहिए कि एयर भी एक रिसोर्स है, सॉइल भी एक रिसोर्स है, वाटर भी एक रिसोर्स है। ठीक है, सिर्फ गोल्ड, मेटल, मनी दैट इज़ नॉट रिसोर्स, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिसोर्स। enable communities to care for their own environment। और एज अ कम्युनिटी हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। तो गाइस थैंक यू, होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी सजेशन है इम्प्रूव करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर ये हेल्पफुल लगा होगा तो। थैंक यू वेरी मच।